हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कैपेसिटर। सो एम आई ऑडिबल? प्लीज रिप्लाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जल्दी बताओ। यस, ओके, गुड। सो हम लोग कैपेसिटर में बहुत सारी चीजें जान चुके हैं। अब हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं, उस स्टेज में पहुंच चुके हैं कैपेसिटर चैप्टर में कि हम लोग सर्किट को देख पाए, आइडेंटिफाई कर पाए कि वो पैरेलल सीरीज में है कि क्या है, उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, क्यों, है ना। वैसे तो बहुत सारे टीचर्स, आपको पता होगा, पता नहीं आप लोग कहीं और देखे होंगे तो वो बहुत जल्दी ही पैरेलल सीरीज पे चले आते हैं, लेकिन हम लोग कितना क्लास लग गया चीजों को समझने में, अब जाके हम लोग पैरेलल सीरीज पे आए हैं। तो अब हम लोगों को ये देखना है कि जो सर्किट हमें दिया गया है उसमें आइडेंटिफाई कर पाए कि पैरेलल सीरीज कौन सा है, और जल्दी से ब्रेक कर पाए कि कहां पर कितना चार्ज है, कहां पर कितना पोटेंशियल है, कितना एनर्जी स्टोर है, उसका यदि एरिया और डिस्टेंस सब दिया हो तो कितना फील्ड है, सिग्मा कितना है, कुछ भी जो भी पूछा जाए। तो मैं अक्सर इस बात की चर्चा करता हूं कि हमें रटने टाइप का नहीं, हमें किसी कैपेसिटर चैप्टर को केवल सीरीज पैरेलल के तौर पे नहीं देखना है, बल्कि जो पीछे पढ़े उसको पूरा देखना था, और अब जाके पैरेलल सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो टू आइडेंटिफाई, अब हम लोग को थोड़ा देखते हैं कि टू आइडेंटिफाई सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, हम लोग अब देखेंगे कि आखिर कब सीरीज पैरेलल होगा ना। ये एक मेरे लिए एक बात हो रही है कि हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग सीरीज और पैरेलल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो छोटी सी बात है इसके लिए मैं लिख देता हूं कि भाई ये रहा सीरीज, पता करने के लिए कैसे हम लोग पता करेंगे, और ये रहा पैरेलल ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग देखते हैं कि सीरीज और पैरेलल में वो कौन सी बातें हैं जिससे हम लोग पता कर पाएंगे कि सीरीज और पैरेलल का कौन सा सेक्शन कौन सा वाला है। ओके, तो ये हम लोगों के लिए एक मुद्दा है फिलहाल अभी। तो चलिए मैं बता देता हूं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। यदि एक लाइन चलती रहे, उसमें कैपेसिटर जुड़ते रहें, एक लाइन चलती रहे उसमें कैपेसिटर जुड़ते रहें, तो वो सीरीज होता है। एक लाइन बीच में ब्रांचिंग ना हो, सीरीज पहचानना ज्यादा आसान है। क्या पहचानना ज्यादा आसान है दुनिया का? अच्छा हाँ, फिर से याद दिला दूं, जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, कितनी अच्छी बात है ना कि यदि हम लोग कैपेसिटर पढ़ लेते हैं तो करंट वाला वैसा ही है, यदि करंट वाला पढ़ लेते हैं तो कैपेसिटर वाला वैसा ही है, यहां तक कि इंडक्टर्स वाला, ईएमआई वाला भी वैसा ही है। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि जब हम लोग एक चीज को अच्छे से समझते हैं तो हम लोग केवल उसको नहीं समझते हैं, हम लोग उससे रिलेटेड उन सारी चीजों को समझते हैं जो कहीं और भी आएंगी। तो इसीलिए मैं बात ब्रेन की अक्सर करता हूं, इंटेलिजेंस की करता हूं, सिमिलरिटी की, एनोलॉजी की करता हूं। ध्यान दिए होंगे, मैं बजाय इसके कि मैं ये बताऊं कि देखो कैपेसिटर में ये सीरीज है, भले ही बहाना कैपेसिटर है, लेकिन सीरीज की अंडरस्टैंडिंग हो रही है हमारी। तो कैपेसिटर के लिए भले ही एलिमेंट जुड़ते रहें, इसमें गैप आ जाए, कैपेसिटर के कारण गैप आ जाए, बस ब्रांच ना निकले, केवल गैप आ जाए, कैपेसिटर ऐड होता रहे पर लाइन एक ही चलती रहे, तो उसे सीरीज कहते हैं। और ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना। ये समझने की जरूरत है। यदि यहां से ब्रांच निकल गया, मतलब कोई एक वायर ऐसे निकल गया, कोई और भी कनेक्शन है,
तब ये पूरा सीरीज नहीं रहेगा, जहां तक लाइन रहेगी वहां तक सीरीज रहेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये कॉम्बिनेशन को सीरीज कठिन नहीं बनाता। ये जो हम लोग सर्किट एनालिसिस करने वाले हैं उसमें सीरीज इसको हार्ड टफ नहीं बनाता, पैरेलल बनाता है। सीरीज तो बहुत ही सिंपल सा है कि एक लाइन चलती रहे, चीजें जुड़ती रहे और बीच में ब्रांचिंग ना हो तो सीरीज है। तो सीरीज तो छोटा सा है, सीरीज को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान सा है, पैरेलल कठिन है। सो पैरेलल के लिए देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए पैरेलल के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं। C1, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9। मेरी बातों पे फोकस करिएगा आप लोग, ठीक है? फोकस करो मेरी बात पे। और ये फिर से मैं कहूंगा कि रेजिस्टेंस में भी हम लोग ऐसे ही देखेंगे, इंडक्टर्स में भी ऐसे ही देखेंगे, कैपेसिटर में भी ऐसे ही देखेंगे और देखने जा रहे हैं। सीरीज का तो क्लियर है कि सीरीज कब तक रहेगा, है ना? यदि यहां से मैं एक ब्रांच निकाल दूं, कैपेसिटर जोड़ दूं, तो फिर यही दो सीरीज में रहेगा। ये सब सीरीज में, फिलहाल सब सीरीज में है, लेकिन तब केवल ये सीरीज में अलग होगा और ये सीरीज में अलग होगा, क्योंकि ये बीच में अलग से ब्रांच निकल गया है। तो सीरीज पहचानना सीख गए। पैरेलल पहचानना, पैरेलल कठिन बनाता है क्योंकि पैरेलल नहीं दिखता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि पैरेलल तब नहीं दिखता है जब आप कहीं और किताब में उतना अच्छे से नहीं समझ पाते या टीचर्स बता नहीं पाते कि कैसे देखना है। जो मैं जितना करीब से देखा हूं पैरेलल को, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं और आप उसको फॉलो करेंगे। तीन का कोई भी पैरेलल तब होगा जब उसके दोनों कैपेसिटर के, खासकर अभी फिलहाल मैं उसकी बात तो नहीं कर रहा हूं रजिस्टर, हालांकि तो वहां भी वैसे ही है। दो कैपेसिटर है तो इसमें है कि ब्रांच नहीं होनी चाहिए, भले ही कैपेसिटर के कारण गैप हो जाए, कैपेसिटर के कारण गैप हो जाए, एलिमेंट के कारण बीच में इंट्रोड्यूस हो जाए, पर ब्रांच नहीं होना चाहिए। और यहां पे उल्टा है, यहां पे ब्रांच हो जाए पर गैप ना हो, दो के बीच में जब कनेक्शन हो। ये दो प्लेट एक कैपेसिटर, ये दो प्लेट दूसरे कैपेसिटर का, यदि ये प्लेट और ये प्लेट जुड़ा हो बिना गैप के वायर से, और ये प्लेट जुड़ा हो बिना गैप और बिना गैप के वायर से, ब्रांच हो जाए, भाड़ में जाए, ब्रांच से मतलब नहीं है, गैप नहीं होना चाहिए, तब पैरेलल होगा। जैसे अब इस सर्किट में क्या है, मैं देखना चाहता हूं फिलहाल C1 C2 पैरेलल है कि नहीं ना, C1 C2 पैरेलल है कि नहीं। तो मैं देख पा रहा हूं कि इसके दो प्लेट और इसके दो प्लेट यदि वायर से कनेक्ट है, ये देख लो, ये प्लेट और ये प्लेट वायर से कनेक्ट है, और ये दोनों प्लेट भी किसी तरीके से बिना गैप के कनेक्ट है, ऐसा देख पा रहे हो, बिना गैप के वायर से कनेक्ट है। वो नहीं दैनिक जागरण में या फिर हिंदुस्तान अमर उजाला में ऐसे आता है कि गोलू घर कैसे जाएगा, भूल भुलैया वाला, यार जाते होगे बीच में ब्लॉक हो जाता होगा, फिर लौट के आते होगे तो दूसरे रास्ते से जाते होगे, घर एक रहता है उसका, एक गोलू बना होता है? तो मैं देखता हूं कि मैं पहुंच पाता हूं कि नहीं, इधर नहीं जाना है, मैं देखता हूं ये
ये ठीक है। तो हो गया, ये वायर से ब्रांच हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, वायर में गैप नहीं होना चाहिए, वायर में गैप नहीं होना चाहिए। और C1 C2 पैरेलल है, C1 C2 पैरेलल है। क्यों C1 C2 पैरेलल है? क्योंकि आपको याद होगा जब वायर से चीजें कनेक्ट होती हैं, जितना पोटेंशियल ये है उतना ही पोटेंशियल ये है, जितना पोटेंशियल ये है उतना ही पोटेंशियल ये है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और उतना ही यहां है, इसलिए दोनों पैरेलल है। रीजन भी है, रटना नहीं है, रटना नहीं है। और क्यों वायर से कनेक्ट रहेगा? तो नहीं, आई एम नॉट इन रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है। पता नहीं कहां से रूमर होगा ये। एनीवे, सो आप हमको लगता है कि आप लोग समझ में आ गया होगा C1 एंड C2 आर पैरेलल। तो आप लोग को कहीं भी अब आइडेंटिफाई कर लेंगे कोई भी। अच्छा हाँ, 4 भी पैरेलल है तो हम लोग दो देखेंगे, दिस पैरेलल, दिस पैरेलल, दिस पैरेलल, सो ऑल द कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, है ना। तो C1 C2 पैरेलल और भी होंगे तो C2 C3 पैरेलल, देन ऑल आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 2 से ही हमें देखना है। तो क्या आप लोग समझ गए कि कैसे पैरेलल देखेंगे? वायर ब्रांच हो जाए पर वायर में गैप ना हो, सीधा कनेक्शन हो, 2 प्लेट वायर। यदि ऐसा देख पाते हो पैरेलल है। और करंट में भी पैरेलल है, इंडक्टर्स में भी पैरेलल है, कैपेसिटर में तो आपके सामने है। और सीरीज तो और आसान है, सीरीज तो लाइन चलती रहेगी, ब्रांच नहीं होना चाहिए। इसमें ब्रांच नहीं होना चाहिए, भले ही गैप हो जाए। और इसमें ये जो कनेक्शन में गैप नहीं होना चाहिए, भले ही ब्रांच हो जाए। बोलो, इज इट राइट? क्लियर? अब हम अच्छा हाँ, बहुत मुश्किल से मैं आपको इतना आसान से समझा पा रहा हूं। कभी मैं IIT की तैयारी किया, IIT निकाला और बहुत मुश्किल से जान पाता था, ऐसे तो नहीं देखता था जैसे मैं आपको इतनी आसानी से समझा रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि जो सर्किट को कठिन बनाता है उसे आप बहुत आराम से समझने की कोशिश करें। और हमें लगता है कि आप ऐसे देखेंगे तो पैरेलल भी कठिन नहीं है। ओके, चलिए। तो अब हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करने वाली बात हो गई। अच्छा हाँ, इतना ये आप लोग नोट्स में बना सकते हैं। मैं थोड़ा इसमें और इधर उधर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि ये हो गया ना, तो आपको पता है कि ये दोनों सीरीज है, ये सब सीरीज नहीं है क्योंकि बीच में ब्रांच हो गया। ये दोनों अलग सीरीज है क्योंकि यहां तक तो एक लाइन है ही। ये अलग सीरीज है क्योंकि यहां तक अपना एक लाइन है। ये अलग सीरीज है, पर ये इकट्ठा सीरीज नहीं है, ये इकट्ठा सीरीज नहीं है, ये इकट्ठा सीरीज नहीं है। क्लियर? ओके, चलिए। हमें लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। यदि समझ रहे होंगे बहुत बढ़िया, फिर तो मजा आ जाएगा फिर बाकी सब करने में। अब मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं, बड़ा पॉइंट ध्यान से सुनना। मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं, इसको कहीं और भी अप्लाई करना, वो करंट में जो पढ़ लिए होगे तुम लोग। अब मैं वो पॉइंट बताने जा रहा हूं ताकि मैं जल्दी से, मतलब क्वेश्चन को कैसे फटाक से ऐसे चुटकी में रिड्यूस कर देंगे बिना पेन चलाए। मतलब ये कि जब हमारे सामने चीजें सर्किट दी गई होंगी तो कहां पे कितना चार्ज है, कितना पोटेंशियल है, कितनी एनर्जी है, कितना सिग्मा है, कि कहां पे क्या है, उसको थोड़ा हम चाहते हैं कि थोड़ा छोटे लेवल पे फटाक से उसको करने की कोशिश करें। सो एनालिसिस ऑफ व्हाट?
two capacitors in parallel। ठीक है, ये मेरा उद्देश्य है, ताकि जल्दी से हम कहीं पे कुछ हमसे कोई पूछे तो हम ऐसे फटाक से ऐसे बता दें कि हाँ भाई अब जो पूछेंगे हम तैयार हैं बताने के लिए। सो हमारा स्टडी अब ये है, मैं चाहता हूं कि आपको ये बताऊं कि यदि दो ये रहा, दो पैरेलल रहा, C1 और C2 ये पैरेलल रहा, तो हम लोग कहीं पे, अब बाद में इसको जनरलाइज कर दूंगा ना, पहला फिलहाल 2 है, फिर इसको 3, 4 और n के लिए जनरलाइज कर दूंगा। सर सब तो डेकोरेशन लाइट होती है वो सीरीज में होती है ना? हाँ, वो सीरीज में होती है, वह या तो सीरीज में होती है या तो कोई वायर के बीच बीच में ऐसे जोड़ेंगे तो फिर पैरेलल हो जाती है, तो वो अलग मुद्दा है। आप देखिएगा, हमें लगता है कि जो झालर टाइप की जो लाइट होती है तो एक ऐसे जाता है और पैरेलल में एक और जाता है, उसके बीच में ऐसे ऐसे जोड़ते रहते हैं। यदि ऐसा है तो वो पैरेलल है, और एक ही में जुड़ रहा है ऐसे करंट के लिए तो वो सीरीज है। सो आई डोंट नो कि इन व्हाट वे दे आर कनेक्टेड, है ना? देख लीजिएगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको सुनने की जरूरत है। सो C1 C2 दो कैपेसिटर्स हैं और किसी सर्किट का ये हिस्सा है। पॉइंट है, मैं क्या बात कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। ये दो कैपेसिटर्स हैं और ये किसी सर्किट का हिस्सा है, और सर्किट में कहा गया कि ऐसा है भाई कि यहां से Q भेजा गया है तो जरूर इधर से -Q आया होगा। ओके, जब इधर से Q भेजा गया है तो उधर से -Q आया ही होगा। अब हमें ये देखना है कि ये दो पैरेलल हैं, तो हमें ये देखना है कि आखिर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दोनों पे चार्ज कितना कितना है, पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या है, सब हमें अब देखना है। ओके, तो मान लेते हैं कि अच्छा हाँ, गिवन क्या है वो भी बहुत जरूरी है। सर्किट में C1 C2 दिया है और हमें कैलकुलेशन से पता चल चुका है कि इस पार्ट पे Q जाने वाला है ना, तो हम लोग को देखना है कि कितना कितना चार्ज इस पे अरेंज होगा। सो दिस इज Q1 प्लस माइनस एंड दिस इज Q2 प्लस माइनस। ओके, क्लियर? और ध्यान देने वाली बात है कि यदि मैं यहां पे V1 मान लूं, यहां पे मैं V1 मान लूं और यहां पे V2 मान लूं, तो यही हमारा मोटिव है, यही हमारा बेस है जिससे मैं Q1 Q2 कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पैरेलल में, है ना? तो देख लेते हैं। तब एक तो मैं चार्ज कंजर्वेशन लगाने जा रहा हूं। यदि ये चार्ज गया है तो कुछ यहां पे गया है, कुछ यहां पे गया है, तो पहला Q1 प्लस Q2 बराबर Q, फटाक से लिखा मैं, उधर वैसा ही इधर भी है, माइनस के लिए भी है, माइनस प्लस पे यानी कि प्लस के लिए अलग लिखे और माइनस के लिए अलग लिखे ना। तो एक तो चार्ज कंजर्वेशन वाला लिख दिया। दूसरा याद करो, एक बात मैं अक्सर करता रहता हूं कि किसी भी चैप्टर का एक फंडामेंटल इक्वेशन होता है और इस चैप्टर का है Q बराबर CV। तो जरा ये V1 V2 माना हूं तो हमें क्या कहना होगा? V1 बराबर V2 कहना होगा कि नहीं? अब बराबर V बोलो हो। इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाई, पैरेलल में तो बराबर होता है ना, पैरेलल में तो बराबर होता है, तो बराबर लिखा हूं। अब बताओ जरा इस फार्मूले से देखकर यहां पे लगाओ जो अज्यूम किया हूं। कई बच्चों से तो इसलिए नहीं आता कोई डेरिवेशन या कोई चीज, क्योंकि गिवन ठीक है लेकिन ये अपने से Q1 Q2 नहीं मानते। अरे मानोगे तभी तो कुछ लिखोगे तो आएगा, सॉल्व करोगे तो Q1 Q2 मानना चाहिए। बताओ यहां पे क्या लिखूं? Q1 बाई C1 ठीक है इस फार्मूले से। भाई V तो क्या होता है? Q बाई C होता है, और ये क्या है? Q2 बाई C2। क्या तुम लोग
Q2 बराबर C2 Q1 बाई C1। Q2 को यहां रख लोगे, यहां पे Q2 को निकाल के C2 इधर मल्टीप्लाई कर लो, क्या उठा के रख लोगे? रख लो, रिजल्ट आ जाएगा। और बस इतना ही करना था। जल्दी इस Q2 को यहां पे उठा के रख लो, और जितना आएगा वो अब सब हो गया। अब जितना भी चीज है कुल भरभरा के आ जाएगा। जितना भी जो चीज आपको चाहिए भरभरा के, मतलब फटाफट सब आ जाएगा। तो जल्दी से करो और हो जाएगा। तो सभी लोग करो, बैठे मत रहो ना। इसको यहां पे रख दो, कैलकुलेट करो और हमको बताओ कि कितना आ रहा है। जल्दी जल्दी करो भाई, सभी लोग जल्दी करो। देखो Q1 इतना आ रहा है क्या? Q1 बराबर Q का C1 बाई C1 प्लस C2, और Q2 बराबर Q का C2 बाई C1 प्लस C2। सभी लोग देखो तो ये आ रहा है क्या? देखो तो, देखो देखो यही आ रहा है ये। तो कैसे देखे? Q का कैसे याद रखना है? जो Q गया है Q का, कुछ पार्ट इधर कुछ पार्ट इधर, तो Q का कितना फ्रैक्शन इधर, C1 वाले पर ऊपर C1 नीचे सम, और Q का ऊपर C2 वाले पर ऊपर C2 नीचे सम। सिमिलरिटी है, ये कॉमन है नीचे, ये और ये कॉमन है, और Q1 C1 ऊपर, Q2 C2, मतलब Q इज प्रोपोर्शनल टू C। नीचे सम तो है ही, और दोनों को जोड़ोगे तो Q हो जाएगा। टोटल चार्ज दोनों पे जोड़ोगे तो ये जो Q गया है वही टोटल चार्ज हो जाएगा, है ना? तो एक तो ये पॉइंट है जो हम लोगों को समझना था। इन दोनों को जोड़ने पर Q हो जाएगा। अब मैं देखना चाहता हूं कि ये जो बात है V1 बराबर V2 बराबर V बराबर कॉमन, क्या कर लोगे? Q1 बाई C1 करो तो देखो ये कितना आता है। Q1 बाई C1 करो, Q1 बाई C1 तो C1 C1 कैंसिल हो जाएगा। Q2 बाई C2 करो, तुम्हें मिलेगा Q बाई C1 प्लस C2। दिस इज कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो हमें लग रहा है कि आप लोग इस चीज को बड़ी आसानी से समझ रहे होंगे, और तेजी से कहीं पे किसी सर्किट में कहीं पे कुछ जरूरत पड़ेगी, इसको हल्के में मत लेना। मैं जानता हूं कि क्वेश्चंस में क्या पूछे जाएंगे या क्या पूछे गए हैं या एग्जाम में या बुक्स में, वो मैं जानता हूं। मैं इतने दिनों से मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इसीलिए वहां पर बजाय कि मैं डाउट फोरम में या डाउट सेक्शन में या डाउट के तौर पे मैं आपको बताऊं, मेरा अनुभव है कि उससे पहले मैं ऐसा चीज बता दूं कि आप अपने से वहां पे सोच पाएं। तो किसी जगह हम लोग बहुत तेजी से कुछ भी पूछा जाएगा तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, कितना पोटेंशियल है और कितना क्या है। तो अब ये रहा, ये तो लेमैन अप्रोच था, ये तो थोड़ा लंबा अप्रोच था, और याद करने के नाम पे इसको आप याद भी कर सकते हैं कि किस तरीके से कोई चार्ज अरेंज होता है। ओके, ओके, आशा, ओके, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएटिंग। ओके, सो अब मैं इसको बिना पेन चलाए वाला शॉर्टकट वाला, हाँ चलिए शॉर्टकट देखिए, सभी लोग शॉर्टकट देखिए, यही रिजल्ट आएगा, और बिना पेन चलाए वाला है। अब
ये रहा बिना पेन चलाए, ये देखिए किस तरीके से बिना पेन चलाए वाला रिजल्ट आता है। सभी लोग देखें, ध्यान दें, बात 2-3 एन कैपेसिटर्स के पैरेलल की नहीं है, रेजिस्टर और इंडक्टर की नहीं है, बात केवल पैरेलल कॉम्बिनेशन की है, उसके आइडिया की है और उसकी इक्विवेलेंट की मीनिंग की है। तो याद करो, जब पैरेलल होते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट होता है, उसका सेंस होता है उसकी जगह एक। बोलो, जो सर्किट एनालिसिस है उसकी जगह हम लोग क्या मानते हैं, एक। और इसकी खासियत क्या होती है पैरेलल की, एक मानते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस जितना यहां उतना ही यहां, उतना ही वो एक जो मानेंगे उस पे, और 3 होगा उस पे, एन पैरेलल होंगे उस पे, और उतना ही चार्ज, सब कुछ उतना ही एनर्जी, उतना ही चार्जिंग के दौरान लॉस, एवरीथिंग इज सेम। यदि ऐसा है तो ये देखो, बिना उसके मैं ये कहता हूं, मेरे दिमाग में है कि V जो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्यों ना मैं इसको एक मानूं। जो रिजल्ट आया है उसको मैं अब छोटे में बताना जा रहा हूं। मैं मन ही मन इसको एक माना, जिसकी वैल्यू है C1 प्लस C2। मैं मन ही मन इसको एक माना जिसकी वैल्यू है C1 प्लस C2, क्योंकि आपको पता है कि कितना भी होगा पर एक माना जा सकता है। रिमेंबर इट, याद रखो, याद करो भी। तो बताओ, उस एक के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ना इनके अक्रॉस भी होगा। यही ना तरीका है C इक्विवेलेंट का। इसका मतलब यदि एक होगा तो उस पे भी यही भेजा गया है। इसका मतलब पोटेंशियल कितना होगा, ये। और देखो आंसर आ गया, ये देखो आंसर आ गया। कितना मजेदार चीज है, कितना मजेदार चीज है कि रिजल्ट आ गया, आंसर आ गया ना। और दूसरी बात, अब देखो, पहले मैं इन दोनों को कंबाइन किया और कहा कि मैं मन ही मन एक माना हूं, और जब बात हुई कि नहीं अलग अलग बताइए चार्ज कितना है, तो फिर मैं 2 से 1 पे आया हूं, और 1 से फिर मैं अलग अलग हो जाऊंगा, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है। बड़ा पॉइंट है। 2 से 1 एंड देन 1 से 2, 3 से 1 देन 1 से 3, एन कैपेसिटर पैरेलल से 1 एंड देन 1 से फिर अलग अलग एन। इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग। पता नहीं आप कितना महसूस कर पा रहे हैं। अब हमको कोई कहेगा Q1 बताइए, तो मैं तो बड़ा फटाक से कहूंगा, मैं कहूंगा फार्मूला होता है भाई C1V तो सेम होता है। कोई हमसे कहेगा कि यहां चार्ज बताइए, तो क्योंकि मैं जान चुका हूं V क्या है, तो मैं कह दूंगा कि भाई ये आंसर है। हमें क्या प्रॉब्लम है, आप कहिए, फटाक से मैं बताऊंगा। आप कहेंगे Q2 बताइए, मैं कह दूंगा C2V होता है, V तो जानता ही हूं। ये देखिए आ गया, ये हो गया, ये हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि करंट में भी ऐसे ही बताया जा सकता है? क्या आपको नहीं लगता कि इंडक्टर्स में भी ऐसे ही बताया जा सकता है? इसे कहते हैं एनोलॉजी, सिमिलरिटी, एनोलॉजी। हमें लगता है कि जो तीनों बातें हैं सीधा आंसर आ गई हैं, जो चीजें हम लोग मेहनत करके सॉल्व करके निकाले हैं। अब हमको ये बताओ, जनरलाइज कर देता हूं, माना कि 3 कैपेसिटर है, 4 कैपेसिटर पैरेलल में है। माना कि 3 कैपेसिटर्स 4 कैपेसिटर्स पैरेलल में है और उस पे Q चार्ज गया है, तो मैं कहूंगा ऐसा है, सबके क्रॉस सेम पोटेंशियल है, Q बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 पोटेंशियल। बोलो, यदि पैरेलल है तो सबकी जगह एक मानूंगा और कह दूंगा कि भाई सबके क्रॉस पोटेंशियल होगा, सेम होगा,
और Q बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। तो सबके क्रॉस पोटेंशियल भी बता दिया। अब कोई चार्ज इंडिविजुअल पूछेगा तो क्योंकि सबके क्रॉस V सेम होगा तो C1 V, C2 V, C3 V, C4 V खटाखट बताऊंगा। तो ये हो गया। दिस इज कंप्लीट एनालिसिस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन with respect to how much charges on the capacitors and potential difference across the plates of the capacitors। तो हमें लगता है कि आप लोग इस चीज को एंजॉय कर रहे होंगे, आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा होगा कि हम लोग कहीं पे भी इस तरह की बात करेंगे कि अचानक। अब मैं तो कहता हूं कि इस तरह की बातें हम लोग सर्किट में ही क्यों करें, इस तरह की बातें हम लोग सर्किट में ही क्यों करें। मैकेनिक्स में भी कहीं सोचेंगे जरूरत पड़ेगा, मॉडर्न में भी सोचेंगे, अरे जहां जरूरत पड़ेगा तहां वहां कहेंगे कि भाई इसका इकट्ठा ये और फिर देन इंडिविजुअल को मिला के एक, देन एक को मिला के इंडिविजुअल, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एज अ होल मैकेनिकल एनर्जी एंड देन शेयरिंग बिटवीन अमंग्स ऑल एंड टू। ये एनर्जी कंजर्वेशन यही होता है, इकट्ठा एक टोटल एनर्जी एंड देन शेयरिंग समवेयर एल्स। सो यदि हम लोग ऐसे सोचेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, फिर तो मजा आ जाएगा। हम लोग कहीं पे भी कुछ भी बता सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि एनालिसिस ऑफ टू कैपेसिटर्स इन पैरेलल की जगह अब हम लोग सीरीज करने वाले हैं। आ गया होगा यार पब्लिकेशन, आशा आ गया होगा शायद, देखता हूं मैं अभी बताता हूं, हो सकता है अमेजॉन पे ना आया हो लेकिन देखता हूं आ गया होगा शायद। हाँ ये देखिए, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं लिखने वाला हूं सीरीज, मैं लिखने वाला हूं सीरीज, ये लिख दिया सीरीज, हो गया। इसलिए कर रहे हैं बिफोर गोइंग टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन कॉम्प्लेक्स सर्किट, मैं एनालिसिस कर रहा हूं कि उस सर्किट में जब कुछ करेंगे तो अब एक एक चीज बताएंगे वहां पर। इसलिए मैं अब बिना इक्विवेलेंट निकाले पहले ही बता दे रहा हूं कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। ओके, तो ये रहा। मैं अभी समझाऊंगा, 2 से ज्यादा समझ में आता है इसलिए मैं 3-4 नहीं ले रहा हूं, फिर जनरलाइज करूंगा। ओके, सो हमारा कॉम्बिनेशन ये रहा 2 C1 C2 सीरीज, ठीक है। ओके, सो यदि यहां पे कोई चार्ज देता है, चार्ज जाता है, आपको पता है किसी सेक्शन में Q गया होगा तो जरूर इधर से -Q आया होगा, और कोई हमसे कहे कि भाई ऐसा है कि इसके क्रॉस V है, इस पूरे जो सेक्शन है किसी सर्किट का ये पार्ट है और उसके क्रॉस V है, तो माना यहां पर V1 ड्रॉप है, यहां पे V2 ड्रॉप है, कोई दिक्कत? बताया विजय, मैं बताया कि बुक लिखना इतना आसान नहीं होता जितना तुम लोग समझते हो, लेके पढ़ लेते होगे, लेकिन इतना आसान नहीं होता। करेक्शन होता है, उसमें बहुत मेहनत लगती है। मैं सोचता हूं कि ऐसा क्या यूनिक लिखूं उसमें कि लोग पसंद करें और साइंस को करीब से देखें, है ना। तो इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है, बहुत सारी चीजें एडिटिंग होती है उसमें, क्वेश्चंस फ्रेम करने होते हैं। एनीवे, तो इस सेक्शन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, मतलब यहां से यहां तक ड्रॉप V है, तो यहां पे ड्रॉप मतलब कम हुआ है V1 और यहां पे कम हुआ है V2, सो टोटल ड्रॉप V है। लेकिन ये नहीं दिया गया, ये दोनों नहीं दिया, ये तो मैं अपने से माना हूं, हमको ये और ये दिया गया है। इन टर्म्स में हम बाकी सब चीजें बताएंगे, इन टर्म्स में हम बाकी सारी चीजें बताएंगे ताकि हम कहीं और पे बहुत तेजी से कोई चीज कर सके, है ना। चलिए, तो हाँ देखते हैं। एक तो आपको पता ही है कि
पहले मैं थोड़ा कठिन से लेमैन अप्रोच लगाऊंगा और फिर उसके बाद मैं छोटे में कर दूंगा। आप लोगों को शायद मालूम होना चाहिए। तो चलिए फिलहाल तो मैं कह दूंगा कि जो इंडक्शन होता है, इसमें इंडक्शन होता है, पैरेलल में शेयरिंग होती है, सीधा चार्ज चला जाता है। इसमें इंडक्शन होता है और प्लस माइनस होता है। ये पूरा प्लस जाके यहीं पे इकट्ठा हो जाता है और ये माइनस जाके यहीं पे इकट्ठा हो जाता है और चार्जेस इंड्यूस होते हैं, इसके कारण यहाँ पे इंड्यूस होता है और ऐसे होता है। तो इसमें क्या सेम होता है? सर जब जनरल से सब कुछ निकल ही जाता है तो स्पेशल केस क्यों पढ़ाते हैं? इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि हमें केवल चीजें निकालना नहीं होता है, हमें इस साइंस को देखना होता है। ठीक है, समझे? क्या नाम है? अजीत। मैं सब कुछ 5-5 सोल्यूशन मेरी किताब में देखना, 5-5 6-6 सोल्यूशन दिया हूं। तो आप ये कहोगे कि एक से सोल्यूशन निकल ही जाता है, तो 5 सोल्यूशन क्यों दिए हैं? इसलिए दिया हूं क्योंकि मैं साइंस लिखा हूं, तुम्हारे आईटी पीएमटी के लिए नहीं लिखा हूं। ठीक है, वो भले ही फ्रंट पेज पे, कवर पेज पे लिख गया हो कि फॉर जेईई एडवांस एंड दिस एंड दैट, फॉर नीट ऐसे, लेकिन मैं रियली में मेरा सेंस वो नहीं रहा है। वो तो मजबूरी रही है मार्केट की, तुम्हारे जैसे लोगों की। तो मैं साइंस पढ़ाता हूं। मैं अक्सर इस बात को एडमिट भी करता हूं कि मैं पढ़ाते समय भूल जाता हूं कि मैं, इसका मकसद है आईटी और आपका पीएमटी क्वालिफाई करवाना। मेरा मकसद है कि मैं आपको बताऊं कि कैसे आप चीजों में फास्ट हो सकते हैं, आप अपने से कैसे सोच सकते हैं। आपकी अपने आइडियाज होने चाहिए, ना कि आईटी और पीएमटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। एनीवे, सो ये रहा, ये इसके क्रॉस V है, तो हमें देखना है V1 V2 नहीं मालूम है, हमें निकालना है। चार्ज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग ना, चार्ज सेम है। तो एक तो ये है कि यहां पे ड्रॉप V1 की वैल्यू, यदि Q मान लो केवल V दिया हो, हमारे पास V हो, तो हमें Q बताना है कि कितना चार्ज है और साथ में V1 V2 ना। तो जरा देखो, तो यदि Q सेम है तो हम लोग ये कह सकते हैं, पहला तो V1 प्लस V2 बराबर V है, ड्रॉप वाला। एक तो ये पॉइंट है। अब हमको ये बताओ कि V1 जानते हो Q बाई C1 है, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 बराबर V। बोलो, ये ड्रॉप ठीक है ना? यहां से यहां तक ड्रॉप V है, हमको बस यही दिया गया है, Q दिया ही नहीं गया, ये भी मैं माना हूं। V1 V2 भी नहीं दिया गया, ये भी मैं माना हूं। तो यहां से लेकर यहां तक ये मैं वैल्यू रखा हूं और इसमें रख दिया। यहां से पता चला कि Q की वैल्यू आ रही है V C1 C2 बाई C1 प्लस C2। देखो रिजल्ट आ गया। हमको क्या दिया गया है? हमको केवल इसके क्रॉस पोटेंशियल मालूम है, ड्रॉप। अब बताना है कि इंडिविजुअल के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है और इनके ऊपर चार्ज कितना कितना है। तो क्योंकि चार्ज सेम है इसीलिए इतना है, क्योंकि चार्ज सेम है इसलिए इतना है। और दूसरा, यदि कोई हमसे कहता है कि नहीं, यहां पे ड्रॉप बताइए V1, तो बताओ Q बाई C1 होगा ना, Q बाई C1 एंड दैट इज व्हाट, V C2 बाई C1 प्लस C2। और कोई कहता है नहीं, आप यहां पे ड्रॉप बताइए, तो पूरे ड्रॉप का कितना परसेंट, कितना पार्ट यहां पे ड्रॉप है। सो Q बाई C2, यू नो Q, दिस इज Q,
एंड वी C1 बाई C1 प्लस C2। आप लोग ये ध्यान दे रहे हो कि क्या हो रहा है, C1 के क्रॉस जो ड्रॉप है उसमें नीचे सम है, टोटल ड्रॉप है और C2 है। C1 वाले पर ऊपर C2 है और C2 वाले पर ऊपर C1 है, बाकी सेम है। बाकी सेम है, मैं आपको ये बताना चाहता था। तो अच्छा हाँ, मैं पैरेलल में बात नहीं किया, मैं पैरेलल में या सीरीज में आप देख रहे होगे मैं कुछ भी देकर आपसे कुछ भी पूछ सकता हूं। वैसे मैं Q देकर कुछ और पूछ सकता हूं, मैं V देकर कुछ और पूछ सकता हूं, V1 केवल V1 देकर। ये देखो ना, यदि मैं यहां पर कह दूं कि यहां पर V1 है, यहां पर V1 है, तो बताओ कितना ड्रॉप है ऐसे टोटल। यदि यहां V1 ड्रॉप है, सीरीज है, यहां पर V1 ड्रॉप है, तो यदि मैं V1 दे दूं आपको, V1 दे दूं, तो V1 के टर्म्स में V बताना है, तो आंसर है C1 प्लस C2 इंटू V1 बाई C2। मतलब जो हमारे पास रिलेशंस होते हैं ना, उसमें नोन और अननोन बदले जा सकते हैं। मैं तुम्हें ये मैसेज देना चाहता हूं, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि जो चीज हम जानते हैं उसमें हम लोग नोन और अननोन बदल सकते हैं। फिलहाल हमारे लिए केवल V दिया गया था, C1 C2 दिया गया था, बाकी सब चार्ज पूछा गया था और V1 V2 पूछा गया था। लेकिन मैं कुछ और भी दूसरा दे के दूसरा पूछ सकता हूं, ये पैरेलल में भी था जो बोला नहीं हूंगा। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी संभावनाएं हैं क्वेश्चंस फ्रेम करने की और करने की। तो किसी भी क्वेश्चन को लेके घबराना नहीं है, क्योंकि तरीके नहीं बदलते, केवल नोन और अननोन बदलते हैं। रिलेशन नहीं बदलते, तरीके नहीं बदलते, नोन और अननोन बदलते हैं, जो मैं अक्सर मैं अभी तो वही तो डिस्कस कर रहा था। मैं बोल रहा था कि इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, इसी में कुछ कह दो कि हम C1 नहीं देंगे, हम C2 पूछना चाह रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन है, V1 V2 Q दे दिए हैं, व्हाट इज वैल्यू ऑफ C2। तो ये जो रिलेशन है उसी में से C2 अननोन मानोगे और क्या करोगे। मैं कह रहा हूं इसी में कभी C2 को अननोन, कभी C1 को अननोन, कभी V1 को अननोन, कभी V2 को अननोन, कभी V को अननोन, कभी Q को अननोन, यही अननोन हो सकता है। और जो अननोन कर देने से क्या नया रिलेशन लिख दोगे, उसको तुम जो अननोन है अपने से अज्यूम कर लो, रिलेशन लिख लो और उसको अननोन मान के सब्स्टिट्यूट करके निकाल दो, यही आंसर है, यही रिजल्ट है। और ये जो तरीका बता रहा हूं कि जो अननोन है, जो पाना है, उसे अज्यूम कर लो, उसे मान लो कि लेट दिस इज C2 और V2 और V और V1 या Q, उसको मान लो, रिलेशन यही, बस इसमें वो अननोन रहता है, उसे सब्स्टिट्यूट करके इधर उधर मेहनत करके निकाला जाता है, रिलेशन नहीं बदलते, ये मैं कहना चाह रहा हूं। यदि आप ऐसा समझ गए हैं तो आप सोचिए वो बिना पेन चलाने वाला, ये वाला नहीं, ये तो लंबा हो गया। अब वो हल्का वाला देखो, बिना उसके देखो, माना कि अच्छा मैं तुम लोगों को बताना भूल गया, पैरेलल में तो बताने की ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें बताने की जरूरत थी, मैं भूल गया बताना। कम से कम C इक्विवेलेंट तो देखो सीरीज का, 1/C1 प्लस 1/C2 ना। इसको सॉल्व करना तुम लोग, और C इक्विवेलेंट मिलेगा प्रोडक्ट बाय सम, ये मैं बताना भूल गया था ना। और वहां पे भी लिख लेना पैरेलल में C इक्विवेलेंट, है ना, पैरेलल में C इक्विवेलेंट लिख लेना, C1 प्लस C2। तो मैं पैरेलल में जो एनालिसिस पैरेलल का था उसमें भूल गया था, हालांकि उसमें ज्यादा कुछ नहीं था, उसमें डायरेक्ट C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 लिखना था। इसमें तो दो का सीरीज क्या होता है, प्रोडक्ट बाय सम होता है, दो का सीरीज होता है, प्रोडक्ट बाय सम होता है। अब मैं वो काम करने जा रहा हूं जिसका जो कर रहा था कि सीधा आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आर यू रेडी? ओके,
चलिए मेरे दिमाग में आ रहा है क्या सी इक्विवेलेंट का क्या सेंस होता है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 50 हो, n हो, इनफाइनाइट हो, क्या सेंस होता है भाई सीरीज का। इक्विवेलेंट का सेंस होता है वो जो है उसकी जगह 1 मानिए, 1, और उसकी वैल्यू ये मानिए। हाँ, लेकिन जो 1 मानेंगे आखिर वो 2 की जगह 1 मानने पे क्या क्या Q वही वाला, मतलब जो जो Q है वही वाला Q है, और जो इसके क्रॉस V है वही वाला V है। ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है। क्लियर? तो करते हैं तब, यदि इंटरेस्टिंग है तो मैं मेरे दिमाग में आ रहा है, पहले जब यहां पे Q चार्ज आने की बात हुई है तो 1 वाले पर भी Q ही माना जाएगा, क्योंकि सीरीज में तो Q सेम होता है। इक्विवेलेंट वाले पे भी उतना ही होता है 1 वाले पर जितना इन 2 पर, 3 पर, 4 पर, 40 पर है। तो क्यों ना पहले Q मैं निकाल ही देता हूं और कह देता हूं कि Q बराबर 1 वाला इंटू V तो दिया गया है ना, V दिया रहेगा, V दिया रहेगा। बताओ सीधा आंसर आ गया कि नहीं। C1 C2 V बाई C1 प्लस C2, ये देखो हो गया। कहां कुछ सॉल्व करना था, सब्स्टिट्यूट करना था, आंसर आ गया। और ये क्या कहना होगा कि जो हम Q निकाले हैं, जो कहे हैं कि 1 पर है, पहले 2 से 1 और कह दिए Q, और फिर कह दिए इस 1 से फिर 2 या 3 जितना भी होगा, और कह देंगे Q बदलता नहीं है, यही Q रहेगा यहां भी और यहां भी। ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं ये आपको बताना चाहता हूं। अब बताओ क्या इसके आगे भी बताना पड़ेगा कि आप लोग समझ ही गए होगे यार। यदि Q है तो बताओ V1 के लिए नहीं बता दोगे, बताओ Q बाई C, Q मालूम ना, तो फार्मूला तो आपको पता ही है यार, यहाँ पे लिख देता हूं, कहता ना कि ये फार्मूला फंडामेंटल है इस चैप्टर का। तो Q क्या करोगे इसके लिए, तो Q बाई C1 तो करना ही पड़ेगा ना भाई, Q तो जान ही गया हो, तो Q बाई C1 कर लो, देखो कितना मिलता है। सिमिलरली V2 भी निकाल ही लोगे, अरे भाई Q बाई C2 तो करना ही पड़ेगा, Q बाई C2 तो करना ही पड़ेगा, मतलब C1 V बाई C1 प्लस C2, ये हो गया। ये हो गया, ये चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट जो था हमें इस पूरे एनालिसिस के दौरान तेजी से करने के लिए, अच्छा ऐसे करोगे तो कहां फायदा मिलेगा मालूम है, जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे चीजें बदल जाएंगी, तो भी तो हम लोग ऐसे ही सोचेंगे। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे, किसी सेक्शन में कहीं पे कुछ बात होगी, कहीं पे रेशियो की बात होगी, तो हम लोग ये ऐसे ही करेंगे, है ना। और एक और चीज है, वो वाला भी ख्याल रखना, पोटेंशियल डिफरेंस वाला Q सेम होता है तो पोटेंशियल जो ड्रॉप होता है Q बाई C होता है, Q सेम नीचे C, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप, तो जिसका C कम होता है वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होता है सीरीज में, है ना। तो एक ये सारे पॉइंट्स थे, यदि आप लोग इन चीजों को समझ रहे हैं। अब ये बताओ कि क्या 3 या 4 होगा या 50 होगा तो नहीं कर लोगे सीरीज का, क्या करना होगा। यदि हमको कोई पूछेगा ना कि यहाँ पे यदि मान लो 3 है या 4 सीरीज है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा C इक्विवेलेंट इस फार्मूले से, और C इक्विवेलेंट निकालने के बाद जो पूरा क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा और 1 मानूंगा और कह दूंगा इतना 1 वाले पर C इक्विवेलेंट पर चार्ज है, और कह दूंगा फिर 4 से 1 और कह दूंगा Q, और देन सेम Q फिर 4 मानने लगूंगा, 4 से 1 मानूंगा और फिर 4 मानूंगा और कह दूंगा वही वाला Q है जो 1 पर था। इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग।
और फिर उसके बाद कोई पोटेंशियल ड्रॉप पूछेगा तो C1 का डिवाइड करके C2 का डिवाइड करके Q तो आप जान ही गए हैं। हमें लग रहा है कि आप लोग दोनों एनालिसिस आप लोग पूरा अच्छे से समझ गए। अब वो टाइम आ गया कि हम आपसे एक क्वेश्चन करवाएं। अब वो टाइम आ गया कि हम आपको एक क्वेश्चन दें। चलिए जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखते हैं क्योंकि हम लोग आज बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस हो चुका है। क्वेश्चन लिखिए, फटाक से क्वेश्चन लिखिए। फाइंड as shown in figure find equivalent capacitance of circuit as shown in figure. Find equivalent capacitance of the circuit and charge comma energy stored in each capacitor. Charge and energy stored in each capacitor. चलिए और लिख लो। also find work done by battery. Also find work done by battery during charging the capacitor. Also find work done by battery during charging the capacitor comma charge transferred through the battery and energy lost during it. हाँ 24 वोल्ट। चलिए सभी लोग कर दीजिए, देखता हूं कि आप लोग कर पाते हैं कि नहीं ना। चलिए गुड, डू इट फास्ट। आपके पास 2 मिनट टाइम है सब करने के लिए, बताने के लिए। जल्दी करिए, कम ऑन, डू इट फास्ट। जल्दी करिए। राजेश कहां पे चार्ज बता रहे हो वो बताओ। बैटरी से ट्रांसफर बता रहे हो कि किसी एक पर चार्ज बता रहे हो। सौम्या रंजन आपका सी इक्विवेलेंट सही है। रिमझिम सी इक्विवेलेंट सही है। संकेत 2 नहीं बोलना है, 2 माइक्रोफैराड बोलना है। पवन शुक्ला यू आर राइट। श्रेया ओके फाइन। अनंत, खुनिका गुड। आगे डू इट फास्ट, और भी करिए, बैठे मत रहिए, बैठना नहीं है, बैठना नहीं है।
हो गया। सब जगह चार्ज भी बताना है। रिया लेट हो गई क्या यार? अभी आई? हम्म हम्म आदित्य राज कौशिक, स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। एनर्जी स्टोर्ड बाय बैटरी नहीं, बैटरी एनर्जी स्टोर नहीं करती, सर्किट में एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ईच इन ईच कैपेसिटर एंड एज अ होल यू हैव टू फाइंड आउट टोटल by adding all individuals in energy stored. So don't make mistakes. चलिए इट्स ओके फाइन, टाइम हो गया। आप लोग थोड़ा, मैं उतना आज का पूरा लेक्चर इसी पे था कि कैसे हम लोग तेजी से करें ना। चलिए देखते हैं। यहां से Q ट्रांसफर होने वाला है बैटरी से, और आपको पता है कि Q ट्रांसफर होगा बैटरी से C इक्विवेलेंट V हमेशा होता है। ये पहली बार नहीं होगा, हर जगह होगा। इस तरह से देखे होगे कि करंट में V बराबर आई आर होता है, आई आर, आई V बैटरी, आई बैटरी इंटू आर इक्विवेलेंट होता है, इसी तरह से, है ना। तो होली सी इक्विवेलेंट, ये तो हमको लग रहा है कि आप लोग समझ ही गए होंगे। ये रहा पैरेलल, तो ये रहा होगा, जोड़ दिए होंगे तो ये 6 माइक्रोफैराड हो गया होगा। और जब इकट्ठा इसकी जगह एक सोचेंगे, ऐसे ही सोचना होता है कि इसकी जगह हमें एक सोचना है, तो जब यहां पे एक सोच लेंगे तो फिर सोचेंगे कि अब ये सीरीज है ना, ऐसे सीरीज है। तो प्रोडक्ट बाय सम, सो प्रोडक्ट बाय सम C इक्विवेलेंट एंड 2 माइक्रोफैराड, मतलब यूनिट लिखना है, ऐसे छोड़ना नहीं है। 2 माइक्रोफैराड, सो C इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफैराड। आप लोग बल्कि लास्ट में लिख लेते, लेकिन मैं तो जानबूझ के यूनिट लिख रहा हूं, इंटू 24 वोल्ट। मैं जानबूझ के सब यूनिट लिख रहा हूं, बहुत जरूरी है। बहुत कम बच्चे यूनिट का ख्याल रखते हैं, और कभी मैं भी कम ख्याल रखता था, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, हमसे भी बहुत बार मिस्टेक हुआ है यूनिट का और इन सब का। तो ध्यान देने वाली बात है, फैराड इंटू वोल्ट, फैराड इंटू वोल्ट ही कूलॉम होता है, म्यू रह जाएगा। इसका मतलब 48 म्यू रहेगा और कूलॉम कहना होगा, कूलॉम कहना होगा। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, कूलॉम कहना होगा। यदि कोई कहता है कि व्हाट इज वर्क डन बाय बैटरी, कोई बोलता है, तो याद करो CV² होता है। सो 2 माइक्रोफैराड इंटू 24 वोल्ट का स्क्वायर, जितना आएगा उसे माइक्रो जूल कहेंगे, क्योंकि फैराड इंटू वोल्ट स्क्वायर जूल होता है, माइक्रो रह जाएगा। सो माइक्रो छोड़ना नहीं है, माइक्रो नहीं छोड़ना है, माइक्रो जूल होगा, ये बहुत जरूरी है। सुचिस्मिता, कूलॉम 32 कूलॉम नहीं कहना है, माइक्रो कूलॉम कहना है, ठीक है। माइक्रो कूलॉम कहना है, कूलॉम नहीं कहना है। माइक्रो जूल कहना है, जूल नहीं कहना है, ठीक है। लेकिन वोल्ट को वोल्ट ही कहना है, माइक्रो वोल्ट नहीं कहना है। दिक्कत है, ध्यान रखना, कुछ भी कहीं भी कुछ भी नहीं करना है, यूनिट का ख्याल रखना है। सुचिस्मिता फिर से 576 माइक्रो जूल, ओके, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ,
तो हमको लग रहा है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। और ये देखो, बैटरी वाला जब यहाँ पे भेजा होगा ना, तो यहाँ पे माइनस प्लस और ये तो 48 ही होगा, सही है, माइक्रोकुलाम। लेकिन याद करो, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, और ये भेजा हुआ तो इकट्ठा हुआ होगा, यहाँ इकट्ठा हुआ होगा ना। जो ये 48 गया होगा, ये वाला 48 माइक्रोकुलाम ये गया होगा, तो कुछ यहाँ इकट्ठा हुआ होगा, कुछ यहाँ इकट्ठा हुआ होगा। तो इसी के लिए तो मैं तुम लोगों को समझाया था आज के क्लास में। तो जल्दी से बताओ मैं क्या करूं। ऑन 2 माइक्रोफैराड, बताओ Q1 क्या लिखूं, बताओ। यहां पर Q का कितना पार्ट यहां पे होगा, याद करो ऐसे, C1/C1 प्लस C2, यही ना। कितना हो गया, 16 माइक्रोकुलाम। और Q2 बताओ कितना, Q2 यहां पे ऑन 4 माइक्रोफैराड। बताओ Q का C2/C1 प्लस C2, कितना हो गया, 32 माइक्रोफैराड। 32 माइक्रोफैराड। अब एक बार चार्ज आ गया तो क्या तुम लोग एनर्जी स्टोर नहीं बता दोगे? क्या तुम्हें एनर्जी स्टोर का रेशियो नहीं बता दोगे? क्या एरिया दिया रहेगा तो सिग्मा नहीं बता दोगे? क्या दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो वो नहीं बता दोगे कितना सेम होगा? एक एक चीज बताया जा सकता है। मैं तो बताऊं पोटेंशियल डिफरेंस तो यहीं से बताया जा सकता है। इसकी जगह एक यही मानना है, डिवाइडेड बाय 6, 8 वोल्ट है। बोलो, इकट्ठा ही बता दो। जो एक मान के करोगे चार्ज तुम्हें मालूम ही है टोटल, तो बाई 6 कर लो ना। 8 वोल्ट यहां पे है और बचा हुआ यहां पर ड्रॉप है। कितना ड्रॉप है भाई? 8 वोल्ट यहां पर ड्रॉप है, तो जरूर यहां पे कितना ड्रॉप होगा बताओ? 16 वोल्ट ड्रॉप होगा। 16 वोल्ट ड्रॉप होगा। तो हमें लग रहा है कि आप लोग मेरी बातें समझ रहे होंगे। और कितनी एनर्जी स्टोर होती है यार इस पूरे सर्किट में? यदि मैं कहूं कि इस पूरे सर्किट में हाउ मच एनर्जी स्टोर, आंसर है 1/2 C इक्विवेलेंट V स्क्वायर। C इक्विवेलेंट आप जानते ही हो, C इक्विवेलेंट आप लोग इस पूरे सर्किट का जानते ही हो। और V तो वही है जो बैटरी का है ना। तो ये देखो, बैटरी ने इतना काम किया और उसका आधा ही स्टोर हुआ, आधा लॉस हो गया। तो इतना ही स्टोर भी होता है और इतना ही लॉस भी हो जाता है। उतना ही स्टोर भी होता है और उतना ही लॉस भी हो जाता है, क्योंकि बैटरी तो इतना काम करता है ना। Q इंटू V दैट इज C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा आज के क्लास में। और किसी भी क्वेश्चन को तेजी से करना, परसेप्शन बनाना, सोच लेना, है ना। आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि कैसे जल्दी जल्दी चीजें कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्लास में अब जाके टाइम आया है कि मैं केवल अगले क्लास में C इक्विवेलेंट एक क्लास उसी के नाम करूं कि C इक्विवेलेंट क्या है, क्योंकि वो भी एक अलग हिस्सा होता है जिसमें हमें कई चीजें देखनी होती हैं, समझनी होती हैं, क्योंकि उसमें भी कठिन क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है और कई चीजें आसानी से उसमें नहीं आती। हाँ, लेकिन आज जाएंगे तो फर्दर जो करना होता है वो करना होता है जो इसके पहले वाले क्लासेस में सब हुए हैं। चलिए ओके, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, कूल रहिए, पॉजिटिव थॉट रखिए और खूब प्रैक्टिस करिए, रीवायरिंग ऑफ ब्रेन करिए, एक्सपीरियंस लीजिए, साइंस को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।